हम अरे भानगढ़ कविता का पाठ पिछली बार कर चुके हैं। आज हम अरे भानगढ़ कविता में भानगढ़ कैसे आता है इस पर विश्लेषण करने का एक बार पुनः प्रयास करते हैं। कारण भानगढ़ आखिर इसका इतना चर्चित क्यों कर हुआ, भानगढ़ देखने में, सोचने में, भानगढ़ कविता में, कहानियों में, उपन्यासों में, यहाँ तक कि चंद्रकांता संत देवकीनंदन खत्री के उपन्यास जिस कारण से इतने चर्चित हुए, अगर इस पर कोई कहानी लिखी जाए तो पाठक उतने ही मिलेंगे। अगर आज इस पर कोई उपन्यास रचा जाए, यहाँ तक कि यहाँ लोग देखने वाले रोज हजारों में आते हैं। साल भर अगर देखा जाए तो लाखों पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, देश विदेश से। विदेश से आने वाले पर्यटक भानगढ़ के बारे में क्या और कितना सोचते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस नज़र से देश की हवेलियों, किलों और यहाँ की संस्कृति को देखते हैं, एक उस नजरिए से भानगढ़ को नहीं देखा जा सकता। भानगढ़ में निहित है चंद्रकांता संतति की वो कहानियां जो शायद देवकीनंदन खत्री भी अगर वहां गए होते, संभवतः गए हों, जब वो इतने किले, बावड़ी, महलों को देखा और इसके बाद जब वो उपन्यास रचते हैं, उपन्यास की संततियां बना देते हैं, रच डालते हैं, फिर उस सदियों बाद, सैकड़ों वर्ष बाद एक कवि अरे भानगढ़ करके जो संबोधित करता है, ये संबोधन बड़ा ही लाजवाब है। मैंने कोई 10 साल पहले कवि के जुबानी ये कविता सुनी थी, मेरे जहन में थी। जो ही मैं भानगढ़ के दरवाजे पर कदम रखता हूँ, मुझे वो कविता, ये कविता यकायक कौन जाती है। वर्षों पहले सुनी कविता, लेकिन मेरे दिमाग में उसका अक्स बिल्कुल नहीं था। मुझे ये कविता बिल्कुल याद नहीं आती अगर मैं भानगढ़ के परिसर में कदम रखते ही। यहां तक 10-20 किलोमीटर पहले से मोनिका एवं वीडियो मेरे साथ थे, वो उन दोनों के बीच में, और तीसरे शख्स और थे, नायब तहसीलदार। इनके बीच में चर्चा चलने लगी, खास करके मोनिका के द्वारा बताई गई बार बार वो बातें जो उसने संपन्नता कॉम्पिटिशन के दौरान किलो बावड़ियों के बारे में सुना, और भानगढ़ के बारे में, इसकी किंवदंतियों, रूढ़ियों के बारे में, लोगों में किस तरह से अफवाहें फैलती है, तिल का ताड़ बना देते हैं, ये इस भानगढ़ के साथ जुड़ा हुआ। आज हम भानगढ़ को देखते हैं, बच्चा जाए, वृद्ध जाए या जवान जाए, उस प्रदेश से जाए, उस जिले से जाए, या किसी भी जगह से कोई क्यों ना आता हो, एक प्रबुद्ध दिल्ली से चल करके आए अपनी पूरी टीम के साथ, युवाओं की टीम बस भर के बैठ करके छांव में बैठे हुए थे और अपने विद्यार्थियों से मुखातिब थे और एक ही सवाल कर रहे थे। मैं जो ही उनके बगल से गुजरा तो बोले कि इस किले के बारे में कुछ बताइए। मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैंने कबूल किया, लेकिन वो इससे पहले कह देते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं, भूतों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हमारे बीच में वो चर्चा चली और मुझे याद आया फिर भी वो कविता कि लोग जब इसके बारे में सोचते, कवि ने भानगढ़, अरे भानगढ़ कह करके जब संबोधित किया तो वो कविता को किस तरह से, उस घटना को, उन कहानियों को अपनी कविता में किस तरह से लिपिबद्ध करते हैं। तो कुछ वो पंक्तियां जिसमें भानगढ़ छलकता है, या भानगढ़ की छाया दिखाई देती है, या भानगढ़ से दूर से ही गुजर गए कवि, हमारी अपेक्षाएं कुछ और है। उस दिल्ली वासी के आने का मकसद कुछ रहा होगा, लेकिन लोगों से पूछ करके तस्दीक करना चाहते थे वो अपने मन की बात, अपनी वो जिज्ञासा
कि भूत यहाँ रहते हैं या नहीं। वर्षों पहले भी भूत रहे, ये खंडर हुआ एक ही रात में कैसे हुआ, इसकी छतें कैसे उड़ गई। और वहां दिखाने वाले गाइड भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए रोचकता को बढ़ाते हैं, रहस्य को बढ़ाते हैं, चमत्कारिक तरीके से कहते हैं। लेकिन भाई मैंने पिछले विश्लेषण में भानगढ़ के में करके बताया था कि एक भैंस चराने वाला, एक पुजारी क्या कहता है और मेरा विश्वास क्या कहता है, ये सब मैंने पिछले विश्लेषण में बता दिया। लेकिन अब सिर्फ कविता के बहाने, कविता की वो पंक्तियां जिसमें कवि इस भानगढ़ के किले को कविता में कैसे निरूपित करता है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर किसी को याद हो कि इस पर किसी ने कहानी लिखी या उपन्यास लिखा है तो वो बताएं टिप्पणी करके। फिलहाल मेरी निगाह में या तो लोग कहते हैं, आने वाले बताते हैं, वो अपने मन की ही बात करते हैं और चाहते हैं कि अपनी ही मन की बात हो। तो कभी भी अपनी ही मन की बात कर रहे हैं, उसमें कितना भानगढ़ आया और लोगों का बसा हुआ, अपने मन में बसा हुआ भानगढ़ कितना झांकता है। कभी देखिए, इसके कुछ स्टेंजे पढ़ करके हम देखेंगे और अपनी बात करेंगे। अरे भानगढ़ ठेठ खांटीपन पर फिदा, ठेठ खांटीपने पर फिदा, भादु की चुभती हुई निगाह से थोड़ा सा मादा उधार लेकर, पहाड़ की खो में भट्टी पर चढ़े कड़ाहे से भरा लबालब कुल्हड़ रात को कल्पित के हाथों में तोहफे की तरह पेश करने का ख्वाब मेरी सुबह की खुशी का छोटा सा कारण था। विनम्र ये अपनी इस अरे भानगढ़ की कविता का पहला स्टेंजा में अपने खास प्रिय साथी विचारक राजाराम भादु और दूसरे लेखक कवि कल्पित के द्वारा बैठ के की गई विचार विमर्श किया गया। उसमें बताते हैं कि भादु राजाराम की तीखी निगाहें उनकी कविता की पंक्तियों पर, विचारों पर रहती रही। उसको भी याद करते हैं इस कविता के उठान से पहले ही, और उसी ख्वाब में अजरबट के द्वार पर खड़े दरबार कार्निश करते मुझे रुतबा दे रहे थे, जैसे कोई मलंग मेहमान बना राजा का। राजा का जब कोई मेहमान बनता है तो उसकी आवभगत कैसे की जाती है। शायद कवि कहना चाहता है कि इन दोनों के घर जाने पर, इनसे मिलने पर ये कुछ उसी तरह का मेरा स्वागत करते रहे जिस तरह से कोई राजा उसके खास मित्र या यार के आने पर जिस तरह से स्वागत करता है, उसी तरह से ये पेश आते रहे। अरे भानगढ़ में पहुंचने से पहले भानगढ़ किले का राजा अपने आने वाले खास दोस्त से किस तरह से आवभगत करता है, एक कवि की आवभगत कुछ उसी तरह से की जाती है। इसे वो राजा याद आ जाता है। आशिक की आंखों में हर किले, हर महल में ये आशिकी चलती है, दबे छुपे। प्रेम एक ऐसी चीज है, रीतिकाल पूरा लिखा गया, कालिदास उस पर रचना करते हैं, सारे कवि श्रृंगारिक वर्णन करते हैं। बिहारी जैसा राजकवि राजाओं की प्रशंसा में और उनके मन बहलाव के लिए नायिकाओं के कई रूपों की चोट एड़ी से लेकर चोटी तक वर्णन करते थे। आशिक की आंखों में सुर्खी थी कीमिया, कन्नौजी इत्र था सांसों में, बिहड़ के सीने में दर्दीले गीत थे। रानी के चेहरे पर राजसी गुमान था, राजा का गगनचुंबी महल था। सतखड़ियां, नौकर थे, चाकर थे, कम वक्त कम खाने थे, दास थे, दासियां थी, सब कुछ तो था। लाव लश्कर पूरे उसकी देख रेख में, उसकी स्वागत में, उसके आवभगत में क्या नहीं था। लेकिन रानियां दरअसल केवल उसी से प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम के लिए राजा को किसी रानी की भी दरकार नहीं है। अगर उसे कोई भाग गई तो कहीं से भी वो राजकुमारी उठा लाएगा और अपने बेड़े में शामिल कर लेगा। लेकिन आने वाली रानी की मोहब्बत किससे है, किससे हो सकती है,
उस पर कोई पहरेदारी नहीं की जा सकती। शायद आशिक की आंखों में सुर्खी थी कीमिया, कन्नों से इत्र था, सांसों में भीड़ के सीने में बर्फीले कीट थे, जो उस रानी की जहन में जगह बनाते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। या उस आशिक के अंदर वो जो आशिकी थी रानी के प्रति, रानी की आव भाव को देख करके, रानी की सुंदरता को देख करके, और महिला युवतियों की सुंदरता को देख करके कितने ही राजाओं ने युद्ध किए थे उस राजकुमारी या किसी भी कन्या को हासिल करने के लिए। ये किले, ये महल राजा ने, अभी हाल ही में हमने निराला की वो कविता राजे ने रखवाली की, इस संदर्भ में भी मौजूद होगी। ये एक निरा संयोग नहीं है कि इधर मैं अरे भानगढ़ पर बात कर रहा हूँ और इधर निराला राज्य ने रखवाली की जैसी वैचारिक कविता में भी कुछ अर्थ नहीं है, उसको वहां सुना जा सकता है। और आगे देखिए, रिश्ता हुआ झरना था, पिंजरे में पंछी थे, धरती में बीज था, अकुआ था, सीले तहखाने में आग थी, सुलगती सी पहाड़ के शिखर पर बहता अलाव था। कुछ ऐसी ही कहा कि ये जो भानगढ़ के ऊपर पहाड़ी पर एक छतरी बनी हुई है, हर लोगों की जुबान से सुनने को मिल जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था, एक ज्योतिषी रहता था, यज्ञ किया करता था। किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ा, किसने कब सुना, कितने ही वीडियो बना डाले हैं इसी रहस्य को लेकर के। आशिक की आंखों में सुर्खी थी, इश्क था, पिंजरे में पंछी था। कौन था पिंजरे में? वो प्रेमी, प्रेमिका, जिससे कोई प्रेमी प्रेम कर रहा है, उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। प्रेम का पंछी तो उड़ के ही रहेगा। कैद में सिर्फ लाश रह सकती है। लैला और मजनू का प्रेम, या हाल ही में एक उपन्यास तानाशाह का प्रेम करके, जो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है, उसमें 4 तानाशाह बादशाह उस प्रेमी प्रेमिका को पकड़ते हैं तो कहा जाता है कि वो मार दिए जाते हैं। प्रेम मरता नहीं, वो हवा में विलीन हो जाता है, फिजाओं में जल जाता है और लोगों के जहन दिल में जलता है, लोगों की जुबान पर तैरता रहता है। भानगढ़ वाक्य भी, भयानक भी, भानगढ़ हर घड़ी अचानक भी, सेवड़े बेवड़े की मंजिल भी, भानगढ़ मकतूल और कातिल भी, भानगढ़ मानसिंह और भानगढ़, भानगढ़ बकरियां और सती जती, भानगढ़ हाँ में भी नहीं में भी, भानगढ़ प्यास में नदी में भी, भानगढ़ प्यार में विचार में भी भानगढ़, भानगढ़ आलोचना धिकार में भी भानगढ़। राजाओं और रानियों के और प्रेमी प्रेमिकाओं के उदाहरण चलते हैं। सारे इतिहास को डाइल्यूट करके देख लीजिए 2 चीज में, कि राजा राज करता था किस लिए, महल बनाता था किस लिए, और महल में हजारों रानियां रखा करता था किस लिए, उस प्रेम की खातिर। और प्रेम को जिंदा रखने के लिए ताजमहल बनाए जाते हैं। ताजमहल इस बात की गवाह देता है कि प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम जिंदा है। उनके जीते जी कितना प्रेम रहा इतिहास में, इन 2 दीवारों में कैद नहीं रह सकता, लेकिन महफूज रहता है वो दिलों में ही। ताजमहल में कभी संसार नहीं चुका, नूरजहां से किया था। या इस भानगढ़ के किले की दीवारें गिर गई, पत्थर गिर करके वहां ढेर हो चुके, किसी कमरे की, मकान की, महल की दीवारें 90% गिर चुकी है, लेकिन बात चलती है उसी रानी की और दानसिक के प्रेम के बदले, न कि राजा की रानी से। प्रेमी प्रेमिका की वो खुशबू,
वो यादें लोगों के दिल में। और फिर आगे क्या कहते हैं कवि, मर गया मगर वहां विचार नहीं था। या तो विचार जिंदा रहता है या प्रेम जिंदा रहता है। विचार बिछोल खा सकता है लेकिन प्रेम लोगों की यादों में सर बसता है। विचार इतिहास की पुस्तकों में, संस्कृत की किताबों में हम लिख करके लिपिबद्ध करते हैं। जो साक्षर होता है उसे पढ़ लेता है। निरक्षर प्रेम को यादों में बसाता है और वर्षों सदियों तक यादों में रहता है। मर गया मगध का जो किला रहा, महल रहा, वो खत्म हो गया। राजा भी खत्म हो गया। उसने जितने भी किले, बावड़ी, महल बनाए वो भी खत्म हो गए, क्योंकि वह विचार नहीं, विचार के बतौर प्रेम नहीं था। भानगढ़ मर गया कि प्यार नहीं था। भानगढ़ मरा इसलिए कि वहां प्यार, प्रेमिका को कत्ल कर दिया गया। ये हर दौर की नियति रही, फिर भी प्रेम मरता नहीं। मरा कौन? वो राजा मरा, वो किला मरा। किले में रहने वाले दरबार जितने भी थे वो सब खत्म हो गए। अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वो प्रेम अभी भी लोगों की चेहरे में, यादों में बसा हुआ है। राजा तेरे राज से हमें नहीं कुछ कहा। कभी यही कह रहा है कि तेरे राज में क्या क्या नहीं हुए, उससे कोई लेना देना नहीं। वो बचा नहीं रह गया। अब ऐसे भी भानगढ़ इतिहास में दर्ज नहीं हो सका, क्योंकि भानगढ़ इतना बड़ा नहीं था। लेकिन वो प्रेम जो लोगों के चेहरे में आज भी वहां जाते हैं तो उसे याद करते हैं। हम बनते हैं इश्क के आशिक अपना नाम। ये अंगारे फूल है ज्वाला बरसे पे है, तप तप धूनी इश्क की कुंदन बनती थे। तप तप धूनी इश्क की। इश्क करने वाले तपते हैं अंगारों की तरह, आग जलती है, उससे चमकते हैं और वो चमक जिंदा रहती है, कभी खत्म नहीं। आशिक की पुकार गूंजी, इश्क की गुहार गूंजी, झरनों में बहने लगी स्वच्छ शीतल धार, मलय गंगी हो गई वह गुनगुनी प्यार। पलाश की देव अंगियाई रगर मगर, अरावली के अभयारण्य में फुदकने लगे चीतल और घाटी लहला उठी हरितिमा से भरपूर। खनकने लगी खेजड़ों पर सांगरी, अडुष्ठों में खिल गए पागमुखी श्वेत पुष्प कंजरी के बारे पर। तन गई रसियां गमक उठी दंगल, नृत्य मग्न हो गए नट और नटी। ये नट और नटी की कहानी भी महल से जुड़ी। नृत्य करने वाली, एक रस्सी पर नृत्य कर लेने वाली, वो किस लिए रस्सी पर नृत्य कर लेती है? प्रेम वहां भी होता है, लेकिन राजा उस प्रेम को खत्म करता है और रस्सियों को काट कर। राजा कभी भी प्रेम की भाषा नहीं समझ पाता। प्रेम को खरीदने का, युद्ध से जीतने का प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है, और एक दिन वही षड्यंत्र उस राजा को खत्म करता है और समय के वो झोंके उस महल की भी अंजर पंजर गिरा देता है, छतें उड़ा देता है कि 700 कोस दूर से कच्चे सूत की तानी पर पांव धरता हुआ भानुमति के दीदार को आ रहा था सेवड़ा, जबता इश्क का महामंत्र मंत्र। और जिस भानुमति की दीदार के लिए, जिसे देखने के लिए राजा को भनक लगती है कि इससे कोई प्रेम करता है, तो ये किसी अन्य को प्रेम करती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी कुछ इसी तरह की है कि वो उसे फल देता है खास प्रेमी का समझ करके, संत का दिया फल खास प्रेम का समझ करके, और वो प्रेमिका, वो रानी किसी और से प्रेम करती है, अपने मुलाजिम से, और उसको देती है। मुलाजिम उससे नहीं किसी और से प्रेम करता है, उससे घूमता हुआ उस वेश्या को दे देता है। तो वेश्या जानी था, वेश्या को लगता है कि निष्फल को क्या करूँ, अमर के क्या करूँ। यही गरीब जीवन जीना है। इससे बेहतर है कि राजा अमर हो जाए, क्योंकि राजा यहाँ का बहुत बेहतर है, सत्य पर चलता है।
तो राजा को जाकर के फल दिया जाता है। राजा का मोह भंग उसी दिन हो जाता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ किसी और से प्रेम करती हूँ। ये नियति है। भानगढ़ की नियति में भी ये नियत है कि 700 कोस दूर से कच्चे सूत की ताड़ी पर पांव धरता हुआ भानुमति के दीदार को आ रहा था सिमड़ा, जपता इश्क का महामंत्र मन मन। उसने तो मंत्र ही बना लिया था मिलने के लिए, लेकिन कहाँ असली प्रेमी प्रेमिका को मिलने दिया जाता है। कितनी ही राह में और रोड़े आते हैं, हर दौर में, हर सदी में, हर काल में। आज इस काल का अवरोध क्या है, कवियों को इस पर भी लिखना पड़ेगा। अब प्रेमी प्रेमिका मोबाइल में बंद है, तुरंत प्रेम होता है, चाट होती है, बात होती है, इशारे होते हैं, प्रेम होता है और बहुत जल्दी प्रेम का पंछी कब मिल जाता है। नियति है, किंतु ठगों और आशिकों में फर्क नहीं कर पाते भानगढ़ के लोग। वे सिर्फ पैसा चाहते थे, हर कदम प्यार को दुत्कार कर या तलवार की धार पर वे पैसा कमा रहे थे। रात दिन ईश्वर की मूर्तियां बनाकर पूजते थे। अभी अगर इस भानगढ़ के किले में कुछ जीवित है, बनाया गया किले के नाम पर, तो 4 मंदिर खड़े। क्यों खड़े रह गए वो? क्योंकि बाद वाले मंदिरों को ही बचाते हैं, मंदिर को बनाते रहते हैं उसी तरह से जिस तरह से बनाए गए। वो बचाते भी मंदिरों को, प्रेम को नहीं। तो देखिए, ये एक विडंबना कि प्रेम को हर सत्ता बनाती है, प्रेम को हर सत्ता बिगाड़ती है, लेकिन मंदिर में वो अपनी राजनीति किस तरह से देखते हैं। राजा को गया भाटे की चिकनाई रात आ रही थी। भानगढ़ में ताज से परवाज होकर आ रहा था संगमरम और महादेव के लोह लिंग पर टिकाया रहता था रत्न जड़ तलवार की। भानगढ़ में प्रवेश करते हैं तो कुछ जगह पर संगमरमर के पत्थर लगे हुए, पूरे महल में नहीं, जो फर्श है उसमें। संगमरमर पर निगाह ताजमहल के शाहजहां की नहीं, सभी राजाओं के, क्योंकि चमकता हुआ पत्थर था। मंदिर यहां जिंदा रह सके, केवड़े की पत्तियों में छुपी हुई धार और महल की तलहटी में पसे हुए पठार के बीच भेड़ों के चबूतरे पर पांव में बंधे घुंघरू की झंझनाती युद्धोन्मादी लय पर उछलता कूदता मदोन्मत भोपा अपनी सुगढ़ पीठ पर कोड़े बरसाता था। नंगे बदन पर लपेटे हाथ भर कोकीन से ढके हुए अपना पुंसक दारू के दरिया में डूब कर जा रहा था। अदेख नरक, दारू के दरिया, शराब पीने वाले, समाधि होने वाले संत, समाधि का भी उपमा अगर किसी से देते, ओशो कहते हैं समाधि संभोग से समाधि था, और इधर दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, जब उनको वो झोंका आता है तो उसमें लीन होते कुछ देर के लिए, तो वो समाधि से तुलना कर डालते हैं और उसकी आत्मा का पश्चाताप लोबान के धुएं में मिलकर उड़ रहा था। रानी के महल की रुद्राक्षी पखेरु की तरह टोहता सामने मीना बाजार में जारी थी सुंदरियों की रेलम बेल। आकाश में किसी बदलाव का निशान। कहा यह भी जाता है कि सेवड़ा, वो तांत्रिक, वो ज्योतिषी रानी से प्रेम करता था और उसने इत्र में मिलाकर कुछ दिया, लेकिन कहानी ये भी कहती है कि रानी तक वो नहीं पहुंचा। या रानी तक पहुंचने की खबर राजा को लगती है, पर वो दासी तक पहुंच जाता है, वो दासी पर असर करता है। ये षड्यंत्र, ये रहस्य राजा से बच नहीं पाता और वो मारा जाता है। दासी ने तो बड़े जतन से थामी थी फुलेल की शीशी, जाने कि इसने भीड़ भाड़ में वशीकरण का मंत्र लगाकर अपनी रूह रमा दी उसमें। पलक झपकते वो फुलेल हो गया सेवड़ा, रानी की आंखों में छाया जाता भोपे की गर्दन चमकी, धार लौकी, ढेरों के क्रोधित नेत्रों में करुणा उपजी।
बट वृक्षों के जटाजूट लयबद्ध उठ गए, मधुमक्खियों की छातों में शहद भर गया, सोमेश्वर ने पार्वती को गले लगाया, देवा ने फिर झिलमिल दहने किया आचमन, जमींदोज कर दिया सेवड़े को राजा ने। वो प्रेम करने की बात करता था, राजा को किसी दूसरे का प्रेम बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्रेमी प्रेम का हर एक को चुपते हैं, वो भी चुप गया। 1.5 कोस पर बसा लिया, फिर गांव दूसरा, वही भानगढ़ अब गोलों का बाप बन गया। उसने तो दूसरी जगह बसा लिया। वो जो मार काट करके डर करके दूर चले गए, अमरबेल से लदे घिरे ढांचे, गूगल का व्यापार हो रहा है गूगल पर, बूंद भवन में मिलते हैं अब सारे आशिक। जब पूनम का चांद छिड़कता है झिलमिल में, सोम कुंड पर पानी पीने मजबूत रात में, हर पूनम को आता है जो वृद्ध वगैरह लोग समझते हैं उसको नरभक्षी, लेकिन वनचर बनकर वही सेवड़ा इस जंगल में भटकता है। लोगों की जुबान पर कहानी किस तरह से जीवित रहती है कि अगर उस खंडहर किले में किसी ने बघेरे को भी देखा तो सेवड़े के रूप में उस बघेरे को याद करते, वो भी आज भी भटक रहा है। और जितने भूतों की कहानियां कही जाती है उस तांत्रिक के बतौर कि वो प्रेम करता था, वो अब भूत बनकर के आया है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है लोगों की जुबान पर, कहानी, कविताओं में, काव्य महाकाव्य में लिखी जाती है वो दिलों पर इबारत से जो कभी मिट नहीं पाती। युगों युगों से भार ढो रहा हूं यादों का, मेरे मन में बसा हुआ वही भानगढ़, आंखों में सुर्खी बनकर रम रहा सेवड़ा, महक रहा है सांसों में भी इत्र, परंतु धरी हुई 12 मन की शिला बख्श पर। युगों युगों से भरा ढो रहा हूं यादों का, साई साई करता सन्नाटा 60 कोस, मेरे मन की व्यथा कथा से आसादित है। हाँ, लेकिन अब ये जंगल विकसित होगा। अब जब यहाँ जाते हैं तो बातें इन्हीं की क्यों करके होती है, ये है एक महत्वपूर्ण बात। और इसीलिए अरे भानगढ़ संबोधित करते हुए कवि कैलाश मनहर कुछ उन्हीं बातों को अपनी शब्दावली में पिरोने का प्रयास करते हैं। अरे भानगढ़ को संबोधित करते हुए, कि भानगढ़ की दीवारों को संबोधित करते हुए, भानगढ़ की दीवारों में जो पत्थर है और पत्थर में वो यादें अगर कहीं बसी है, या प्रेमी प्रेम का जहां से गुजरे हैं, या जिन पत्थरों को छुआ, जिन दीवारों को छुआ, जिस कमरे में वो रहे, जिसमें रानी रही, कहीं वो आ रही हो वहां, शायद अभी भी प्रेमी प्रेम का वहां आते हैं तो कहीं इन्हीं बातों को लेकर के तो नहीं आते, तो कहीं वो गंध हमें भी मिल जाए जिसकी बात कभी कह रहा है, लोग कह रहे हैं किस तरह। अरे भानगढ़ नहीं उजड़े सिर्फ तुम, अभी व्यथा भानगढ़ों की हर किलों की हुई, तुम ही नहीं अकेले उजड़े हैं हरसूद और टिहरी भी, उजड़ गए भोपाल और इलाहाबाद, उजड़ गया काफीगढ़, एमआई रोड का, उजड़ गई अयोध्या, उजड़ गया गोधरा, जाने कितनी ही बार उजड़ गई दिल्ली, और काशी भी उजड़ जाएगी, काशीनाथ सिंह के बाद उजड़ गया जैसे धरती का स्वर्ग कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर कहलाता है, लेकिन कई बार वर्तमान दौर में राजनीति का शिकार होता है और राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होता है, और वहां पर स्वर्ग बार बार उजाड़ा जाता है। स्वर्ग जहां होता है, स्वर्ग प्रेम से ही विकसित होता है, प्रेम होता है तो स्वर्ग होता है, और जितनी देर के लिए वो प्रेम होता है उतना ही स्वर्ग होता है, अन्यथा वो नर्क में तब्दील हो जाता है। तभी तो कहते हैं उजड़े हैं अगर यह कोई, तो इसके उजड़ने के पीछे भी प्रेम नहीं था। तुम ही नहीं उजड़े, सिर्फ उजड़े हैं हर सूद, जहां आंदोलन चलता है लोगों को बचाने के, लेकिन लोग बच नहीं पाते राजनीति के कारण। टिहरी में भी क्या होता है, ये वर्तमान चीजों को जोड़ करके कभी दिखाता है। उजड़ गए भोपाल में भी इस कांड हुआ, बड़ा कांड हुआ। इलाहाबाद उजड़ गया, काफी घर, जब कहते हैं जब साहित्यकार बैठ करके रचनाएं करते हैं, वो बात काफी घर उजड़ने लगे। क्यों कर उजड़ने लगे? एक बात ये भी है कि समय किस तरह से बदलता है। प्रेम की कविता लिखने वाले
प्रेम पर कलम चलाने वाले, उनका स्थान भी उजड़ रहा है। उजड़ गई अयोध्या, या राम सीता कभी रही, अब राम का ही नाम रह गया वहां। राम को भले ही मंदिर में बिठा दिया गया, वो भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कि इससे हमें वोट मिल सकता है। राम से उनका कोई मतलब नहीं, राम के काम से भी मतलब नहीं, उनको अपने काम से, अपनी सत्ता बचाने से मतलब है। इसलिए वो अयोध्या की अभी ध्यान करते हैं। अयोध्या वासी समझ जाते हैं इस बात, और इस बात पर जवाब भी दे देते हैं। उजड़ गया गोधरा, याद रहे इस संदर्भ में कि जब अयोध्या की बात की जाती है इससे पहले गोधरा हो जाता है। दोनों में था संयोग। देखिए, जनता इस बात को समझती है कि आप जिस घर में मंदिर बसाते हो, दूसरे घर में लोगों के प्यार को उजाड़ते हो, बसी बसाई बस्तियां उजाड़ते हो। अरे भानगढ़, धीरे धीरे उजड़ रहे हैं सभी आम और खास। आम होगा वो भी उजड़ जाएगा, खास होगा वो भी उजड़ जाएगा। खास वो होता है जो प्रेम करता है, प्रेम का महत्व समझता है और प्रेम के साथ होता है। उन सूरतों में जब सब कोई, हर कोई खिलाफ होता है। अरे भानगढ़, धीरे धीरे उजड़ रहे हैं सभी आम और खास, उजड़े उजड़े देख रहे हैं सब भूतों का राज। सारा हिंदुस्तान बट रहा उजड़ा हुआ विनवास। अरे भानगढ़, तुमको रहना सारी होगा, अब तुम्हें उदास ही रहना है, क्योंकि यहाँ कभी कत्ल हुआ है सत्य का, प्रेम का, और उस कत्ल का हर्ष को देखना ही होगा, ताकि ये याद रहे कि प्रेम के साथ जब भी नाइंसाफी होती है उसके सबूत इन खंडरों में मिलते हैं, और शायद इस सबूत को देखने के लिए ही हम वहां पहुंचते हैं। और भूत जिसको कहते हैं, उन्हीं को हम भूतों में बसा करके रखते हैं। मुझे ख्याल आ रहा है, मैं नहीं करता विश्वास भूतों पर, जिस अर्थ में भूत देखने जाते हैं लोग, बल्कि वहां के भैंस के चरवाहे और वो पुजारी भी इस सच को जानता है कि कोई भूत नहीं होता साहब, बल्कि भूत का दुष्प्रचार करके इन खंडरों में धन खोजने के लिए लोग आते हैं और इस महल को खंडर किए जा रहे हैं। ये एक षड्यंत्र हमेशा से चला आ रहा है। बहाना भूत का लिया जाता है, और भूत किसका? प्रेमी प्रेमिका का है। उनको भी अपनी दुष्कृत्यों का मोहरा बनाया जाता है, नाम उनका लिया जाता है, भूत उनका बनाया जाता है, भूत का दुष्प्रचार किया जाता है, और धन के लालच में उन दीवालों को खोदा जा रहा है। ये कहानी सिर्फ भानगढ़ की है। वो कहते हैं कि भानगढ़ अब उदास रहने के लिए नियति अब इसकी ये रहेगी कि अभी उदास होकर के रहेगा। आएंगे लोग, लेकिन लोगों के मन में वो भूत उनका होगा, उसको याद करता है। तो शायद श्रोता इस बात को समझ गए होंगे कि भूत है नहीं भी, भानगढ़ है नहीं भी। जब पंक्ति ये कहती है तो इसका भी मतलब निकल करके आता है। कई बार कविता को पढ़ने पर अलग अलग अर्थ देती, अलग अलग भाव में पढ़ने पर अलग अर्थ देती, अलग समय पर पढ़ने पर अलग अर्थ देती है। मैं नहीं मानता भूत, लेकिन इस कविता को पढ़ते हुए वो भूत है, लेकिन वो नहीं जो लोग देखने जा रहे हैं। लोग भूत का डर दिखा रहे हैं और हासिल कुछ और कर रहे हैं, लेकिन भूत है उस प्रेम का, उस प्रेमी प्रेमिका का, जो लोगों के अंदर में अलग अलग रूपों में संचरित है, व्यक्त होता है। तो कुछ सच्चाइयां ऐसी है जिसको लेकर के हम सदियों तक रहेंगे। लोग यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, और जो सच के साथ होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते, वो कभी मरा नहीं करते। गांधी मर नहीं सकते, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया जाए, मर नहीं सकता। बुद्ध
पूरे विश्व में व्याप्त हो जाते हैं, भले ही यहाँ से उजाड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया, उनकी गर्दनें उतार दी गई, असर्फियाँ दी गई कि बुद्ध धर्मावलंबियों की गर्दनें उतार के लिए आओ, हम असर्फियाँ देंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी संप्रदाय को बचाने के लिए एक धर्म को नष्ट कर देते हैं। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता, वो लोगों की यादों में रहता है। वो विपश्यना के रूप में भारत लौट करके आता है। अरे भानगढ़ कवि को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस तरह से याद किया और हमें ये बात भी समझ में आई